दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक अगर देखें तो यहाँ पर है हमारा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट 1932, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी। इन 3 टॉपिकों पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों से। और पहला टॉपिक दिया गया है गोलमेज सम्मेलन। इसका पहला प्रश्न है आपके सामने, जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से एक सही उत्तर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दिया गया है 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए यह 1930 में आयोजित हुआ था। बी इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। सी इसका आयोजन लंदन में हुआ था। डी इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। यह सही नहीं है और यही बताना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए राव बहादुर श्रीनिवास, बी सर अकबर हैदरी, सी सर A.P. पैट्रो, डी K.T. पाल। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी K.T. पाल। व्याख्या दी गई इसकी, सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व K.T. पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ए 1931 में, बी 1929 में। 2 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1930 और डी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है
1932। इनमें से इसका राइट आंसर बताना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा 1930। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 सरोजनी नायडू, नंबर 3 मदन मोहन मालवीय, नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से कूट के माध्यम से बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भाग नहीं लिया था, यानी कि 4 जहाँ पर है वो कट हो जाएगा। 3 सही है तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में तीनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दिया गया है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ए महादेव देसाई, बी प्यारेलाल नैयर, सी मदन मोहन मालवीय, डी जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर भी बताना है। ए एम के गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया था, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय इन तीनों लोगों ने भाग लिया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी महात्मा गांधी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जिसने किया था वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी द्वितीय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। कथन कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो पहला
गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि पहला तो गलत है। पहला जब गलत हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही, यहाँ पहला ऑप्शन कटेगा। ए तथा आर दोनों सही, दूसरा ऑप्शन कटेगा। ए सही है किंतु आर गलत है, यहाँ ए सही कह रहा है तो ये भी कट जाएगा। यानी कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक कथन के जरिए से, किंतु आर सही है। जब एक ही ऑप्शन बचा है तो ऑटोमेटिक अपने आप यह सही हो जाएगा। लेकिन देख लेंगे यहाँ पर आर दिया गया है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो यहाँ पर कारण सही है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। देखें यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को दिया गया है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 और हैं कथन। दूसरा कह रहा कांग्रेस के निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और कौन सा है? तीसरा नंबर, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 4, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। अगला है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, अतः कथन ए गलत है, कारण आर सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? ए केवल प्रथम, बी केवल द्वितीय, सी केवल तृतीय, डी प्रथम व तृतीय। तो जैसा कि अभी हमने प्रथम के बारे में कोई चर्चा नहीं की, तृतीय के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन द्वितीय के बारे में ज़रूर बताया था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मुख्य व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि बने थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए, वे ठहरे थे। कहाँ पर ठहरे थे? ए सेंट जेम्स पैलेस में, बी किंग्सले हॉल में, सी इंडिया हाउस में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी। जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे महात्मा गांधी जी, तब वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो यहाँ पर व्याख्या के जरिए से हम 1-2 और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एक प्रश्न तो हम प्रश्न से सॉल्व करते हैं, लेकिन व्याख्या से हम उसके अतिरिक्त भी जो अन्य प्रश्न बनते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका नाम था।
ए SS राजपुताना, बी SS वायसराय ऑफ इंडिया, सी SS मुल्तान, डी SS कांते रासो। इसका राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? ए लंदन, बी मॉस्को, सी वाशिंगटन, डी टोक्यो। तो इनमें से आपको पता है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त या घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न, उस भारतीय का नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी तेज बहादुर सप्रू। तो वह नेता कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी BR अम्बेडकर, डी उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो जैसा कि अभी हमने बताया, सी इसका राइट आंसर होगा BR
अंबेडकर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? ए प्रथम गोलमेज, बी द्वितीय गोलमेज, सी तृतीय, डी 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। 4 ऑप्शन, इनमें से इसका राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी सभी में भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर ई वाला हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था। तो इस प्रकार उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी यहाँ पर 2 हो जाएंगे ऑप्शन, इसलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन चुना जाएगा। तो ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे। आगे से स्टार्ट करते हैं हम। एक सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932, इससे संबंधित जो प्रश्न अब तक बने हैं उन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अर्धनिर्णय घोषित किया? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी स्टैनले बाल्डविन, सी नेविल चैम्बरलेन, डी विंस्टन चर्चिल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर ए रैमजे मैकडोनाल्ड। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड कहा गया। अगला प्रश्न है,
अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ए. मुसलमानों के लिए, बी. भारतीय ईसाइयों के लिए, सी. एंग्लो इंडियंस के लिए, डी. अछूतों के लिए। तो यहाँ पर अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. अछूतों के लिए। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्याख्या दी गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के माध्यम से हमको इसका सही उत्तर बताना है। दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो कथन सही है या नहीं है? क्या कह रहा है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो ये तो हमारा बिल्कुल कथन सही है। कारण देखते हैं। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए समुदाय का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो दूसरा भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। कथन और कारण सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? ए. मुसलमानों को, बी. सिखों को, सी. अनुसूचित जातियों को, डी. बौद्धों को। 4 ऑप्शन हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि इन्हीं में से एक सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. बौद्धों को। व्याख्या दी गई है इसकी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें इसके तहत आवंटित नहीं की गई हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ए. कम्युनल अवार्ड के समय, बी. कलकत्ता के दंगों के समय, सी. जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, डी. दिल्ली के दंगों के समय। इसका सही उत्तर बताना है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। व्याख्या देखेंगे इसकी।
गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, किसके कारण? ए, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, इस कारण। दूसरा कह रहा है बी वाला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी 1932 में। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ए, क्रमशः 74वां 79, बी, क्रमशः 71वां 147, सी, क्रमशः 78वां 80, डी, क्रमशः 78 या 69। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, क्रमशः 71 एवं 147। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्याख्या दी गई है, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 एवं संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पूना पैक्ट संबंधित था ए, दलित वर्ग से, बी, हिंदू मुस्लिम एकता से, सी, संवैधानिक प्रगति से, डी, शैक्षिक सुधार से। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, दलित वर्ग से। अगला प्रश्न, पूना समझौते का उद्देश्य था, क्या था? ए, हिंदू मुस्लिम एकता, बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी, राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। इस पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य जो था वह इन्हीं चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, दलित वर्गों या दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालना है। देखते हैं, दिया गया है जैसा कि कथन कह रहा है, पूना पैक्ट के कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया।
बिल्कुल सही है पहला। कारण कह रहा उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही है और कथन की यह व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। ए कलकत्ता समझौता, बी लंदन समझौता, सी पूना समझौता, डी लखनऊ समझौता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी पूना समझौता। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने? ए गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन ने, बी गांधी जी एवं जिन्ना ने, सी गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने, डी गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए थे गांधी जी के अनुयायियों ने, गांधी जी के अनुयायियों ने किए थे। याइयों ने किए थे। तो यहाँ पर जहाँ पर गांधी जी दिया गया है या तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे क्योंकि गांधी जी के अनुयायियों और लॉर्ड इरविन ने किए थे। तो चारों ऑप्शन न होकर यहाँ पर हम देख लेंगे गांधी जी के अनुयायियों और इरविन ने किए थे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। व्याख्या दी गई, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थन एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला प्रश्न यह है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? ए लखनऊ समझौता, बी कराची समझौता, सी लाहौर समझौता, डी पूना समझौता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पूना समझौता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डी एम के गांधी। तो आप सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इनके समर्थकों ने किए थे। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या देखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद में हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को सायं 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथा हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवासन, ए.सी. राजा, सी.वी. मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे।
बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। ए जगजीवन राम थे, बी घनश्याम दास बिड़ला थे, सी BR अम्बेडकर थे, डी अमृतलाल ठक्कर थे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी घनश्याम दास बिड़ला थे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष। व्याख्या देखेंगे इसकी। पूना समझौते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला GD बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे। ए BR अम्बेडकर, बी GD बिड़ला, सी ज्योतिबा फूले, डी MK गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी GD बिड़ला। अगला प्रश्न 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। ए BR अम्बेडकर, बी अमृतलाल ठक्कर। इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। दो ही ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी हम लिखते हैं, सी वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है GD बिड़ला। तो सही उत्तर इसमें देखें हम तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, GD बिड़ला। अगला प्रश्न अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नारायण गुरु, डी विवेकानंद। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था। क्या नाम था। ए ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, बी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, सी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, डी एसोसिएशन ऑफ अनटचबल्स। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था।
अगला प्रश्न है, अगला हमारा, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी बाबू जगजीवन राम द्वारा, सी एन एस काजल सॉरी एन एस काजरोलकर द्वारा, डी महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर बी बाबू जगजीवन राम द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दलित वर्गों का संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में एम सी राजा की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी एम ए जिन्ना ने, सी वी डी सावरकर ने, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो यहाँ पर इस टॉपिक के भी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और एक नए टॉपिक से प्रश्न स्टार्ट होंगे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 से संबंधित हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक दिया गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई ए दिल्ली में, बी नासिक में, सी पटना में, डी लाहौर में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। अगला प्रश्न दिया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में, डी 1939 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ए एम एन राय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पट्टम ताड़ू पिल्लई, डी आचार्य नरेंद्र देव। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। इसका सही उत्तर यहाँ पर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा
डी आचार्य नरेंद्र देव। देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करते हैं। दिया गया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना वर्ष 1934 में। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर रामनाथ या राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। यह कांग्रेस सोशलिस्ट या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य थे जो वर्ष 1934 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा। ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, सी जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, डी सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इनमें से देखते हैं इसका सही उत्तर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। ए कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, डी किसान सभा। इनमें से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी जयप्रकाश नारायण
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ए जयप्रकाश नारायण, बी सत्यभक्त, सी एम.एन. राय, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर देखें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे इन चारों ऑप्शनों में से कौन? ए जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाल गंगाधर तिलक। इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति हैं सी। ऑप्शन राइट है हमारा जयप्रकाश नारायण। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। व्याख्या दी गई, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ए लोकमान्य, बी लोकनायक, सी लोकहितवादी, डी लोक नेता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ए प्रजा हितेच्छु, बी लोकनायक, सी लोकमान्य, डी राष्ट्रनायक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यदि देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, लोकनायक। अगला प्रश्न, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, सी मार्च 1946 में, डी अप्रैल 1946 में। इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है 1946 में अप्रैल माह में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा क्या कह रहा है, इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, यानी कि दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है हमारे, तो 1 और 2 दोनों, सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
मई 1936 को बम्बई के उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जो 3 टॉपिक से संबंधित थे। गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, या इसके अन्य सब्जेक्ट जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। आप उन क्लासों को देखकर भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।